हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के क्वेश्चंस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other. You have to find the numbers. दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आपको दिया हुआ है वो 26 है। मतलब कि उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे 26 आता है। और क्या दिया हुआ है, दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर, और एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। हमें निकालने हैं वो नंबर्स। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर्स मान लिए हमने, ठीक है। और हम सपोज कर रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। इक्वल नंबर्स तो नहीं हो सकते, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो एक्स वाला हम मान रहे हैं कि वो बड़े वाला नंबर है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस तो देखो, जब x बड़ा है तो हम x में से माइनस करेंगे छोटे वाले को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये है इसकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद और क्या कहा गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर। यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाला है कि देखो इसमें कहा है कि एक नंबर दूसरे टाइम के 3 टाइम्स है, ठीक है। तो छोटे वाला नंबर कभी भी बड़े नंबर के 3 टाइम्स नहीं हो सकता। तो जो बड़ा है वही छोटे वाले नंबर के 3 टाइम्स होगा। सो x इज इक्वल टू 3y एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन में x और y दोनों हैं और दूसरे वाली इक्वेशन में x की वैल्यू है। तो हम ये जो टू इक्वेशन से x की वैल्यू है इसको फर्स्ट में डाल देंगे। पुट x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x की जगह पे क्या डालेंगे, 3y, माइनस में y इज इक्वल टू 26 एंड 3y में से 1y जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2y, दैट इज इक्वल टू 26 एंड y will be equal to 26 by 2 and it will be equal to 13। तो यहाँ से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, दैट इज y। अब ये y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। So x is equal to 3 multiplied by 13, that is equal to 39। यहाँ से आपके पास x की भी वैल्यू आ गई and therefore the numbers are 39 and 13, ठीक है। 39 था x और y क्या था, 13। तो ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। Coming to the next part, second part है, the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, you have to find the numbers, angle sorry। इसमें देखो supplementary angles, सबसे पहले तो इसी की definition को clear कर लेते हैं। जब भी एंगल्स का सम 180 के इक्वल आता है उन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जब भी दो एंगल्स को ऐड करने पे 180 आए इट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर 90 आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, 180 आता है तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे दो एंगल्स की बात हुई है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड का मतलब क्या होता है कि वो उससे बड़ा है, ठीक है। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों एंगल्स आपको निकालने हैं। सेलेक्ट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। हमने वो एंगल्स मान लिए x और y है, ठीक है। अब देखो सप्लीमेंट्री है, एक कंडीशन तो आपकी यहीं से बन जाएगी। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनकी एडिशन पे 180 आए। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन
दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और देखो क्या है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें से एक एंगल होगा बड़ा तो हम x को मान लेते हैं दैट x इज ग्रेटर देन y। इनमें से जो भी बड़ा है वो छोटे वाले को कितने से एक्सीड करता है, बाय 18। इसका मतलब क्या हुआ, दैट x माइनस में y इज इक्वल टू 18। इन दोनों में 18 का डिफरेंस है, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। ये आ गई दोनों इक्वेशन। अब इनको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से देखो हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस में x। सो पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। हम इसको सेकंड इक्वेशन में डालते हैं। अब क्या बन जाएगा, x यहाँ पे एज इट इज माइनस में y की जगह पे क्या रखेंगे, 180 माइनस में x विच इज इक्वल टू 18। अब देखो यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, साइन इनके चेंज नहीं करते या फिर इनको गलत कर देते हैं। तो x एज इट इज ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 180 आ गया और प्लस का x बन जाएगा इज इक्वल टू 18। नाउ x प्लस में x ये कितना बन गया, 2x माइनस में 180 इज इक्वल टू 18। सो कांस्टेंट को एक तरफ लिखेंगे, ये 180 वहां पे जाएगा तो 18 प्लस में 180। सो 2x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 198 एंड x विल बी इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपके पास आ जाएगा 99। तो यहाँ से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई दैट x इज इक्वल टू 99, ठीक है। अब ये डालेंगे हम यहाँ पे इन दिस। सो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस में x की जगह पे क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 99। सो इट विल बी इक्वल टू 180 में से अगर 99 जाएगा इट विल बी इक्वल टू 81 डिग्रीज, ठीक है, ये आ जाएगा 81। तो आपके पास दोनों एंगल्स आ गए। जो लार्जर एंगल है वो हमारा क्या था, x, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 99 डिग्रीज। और जो हमारा छोटे वाला एंगल था, स्मॉलर एंगल, that was y which is equal to 81 degrees. This is your second part. Coming to the next part, third part है, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. इसमें आपको बैट्स के बारे में बताया गया है और बॉल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक कोच ने क्रिकेट टीम के, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स उसने दोनों साथ में कितने के लिए हैं, 3800 रुपीज़ के। और उसके बाद में 3 बैट्स और 5 बॉल्स उसने लिए हैं 1750 रुपीज़ के। तो आपको कॉस्ट निकालनी है हर एक बैट की और बॉल की। तो जो भी हमें निकालना होता है हम उसको सपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रही हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट हमने मान ली कि रुपीज x होगी, एंड सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी इक्वल टू रुपीज y, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें, उसने कितने बैट्स लिए हैं, 7 बैट, और हर एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज। तो 7 बैट्स जो है वो कितने के हो जाएंगे, 7x रुपीज के, राइट। प्लस में उसने बॉल्स भी ली है, कितनी ली है, 6 बॉल्स, और हर एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, y रुपीज। तो 7x प्लस में 6y, ठीक है। और टोटल उसने कितने का सामान लिया है, ये 3800 का। तो पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई, 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन देखो, उसने 3 बैट बाद में लिए और 5 बॉल्स बाद में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x प्लस में 5 बॉल्स, तो हर एक बॉल की कॉस्ट थी y, तो 5 बॉल्स की 5y हो गई, इज इक्वल टू टोटल उसने पे किए 1750। ये हो गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें लगानी है सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं एक वेरिएबल की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ, 6y विल बी इक्वल टू, ये 7x वहाँ पे जाएगा
तो कितना बन जाएगा 3800 माइनस में 7x, और y की वैल्यू चाहिए, देन इट विल बी इक्वल टू 3800 माइनस में 7x डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब हम इसको डालेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। पुट y इन इक्वेशन 2, इस वाली में डालेंगे 3x तो एज इट इज रह गया, प्लस में 5 इंटू में y मतलब 5 इंटू में 3800 माइनस में 7x अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू 1750। राइट, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम होता है हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 3x तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस में 5 है यहाँ पे, तो 5 को हम पूरे अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू में 3800 एंड देन 5 इंटू में माइनस 7x। ठीक है, सबसे पहला काम होता है बॉड मास रूल को अप्लाई करना, और बॉड मास के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो, सबसे पहले ब्रैकेट, देन डिविजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो 5 इंटू में 3800, 38 5 190 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 19,000। ठीक है, माइनस में 5 इंटू में 7x, ये कितना बन जाएगा 5 7 35, 35x एंड डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज विच इज इक्वल टू 1750। राइट, अब ये वाली टर्म है नॉन फ्रैक्शन, इसमें नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, और ये वाली जो टर्म थी ये फ्रैक्शन की टर्म थी, तो यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम 1 और 6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, एंड 6 इंटू में 3 इट विल बी इक्वल टू 18x, प्लस में 6 6 से डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ वाली टर्म सेम 19,000 माइनस में 35x इज इक्वल टू 1750। राइट, होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब x वाली टर्म को हमें सॉल्व करना है। 18 में से 35x जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 18 में से सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, दैट इज माइनस ऑफ 17x। ठीक है, प्लस में ये 19,000 यहाँ पे एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू ये 6 जो है ये वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1750 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, माइनस में 17x एज इट इज, प्लस में 19,000 इज इक्वल टू 1750 को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 6, तो हम इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 175 को 6 से, 6 5 30, 7 6 42, प्लस 3 45, 6 एंड 10, तो 1050, तो ये आ जाएगा 10500। राइट, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख ली, माइनस ऑफ 17x इज इक्वल टू 10,500 माइनस में 19,000। ठीक है, अब ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे एज इट इज, माइनस ऑफ 17x इज इक्वल टू 10,500 में से अगर हम 19,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 8,500। ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है और राइट हैंड साइड में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया 17x इज इक्वल टू 8,500, सो x विल बी इक्वल टू 8,500 डिवाइडेड बाय 17, एंड 17 5 से 85 होता है, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे बच गया आपके पास 500, सो आपके पास x की वैल्यू आ गई दैट x इज इक्वल टू 500। ठीक है, मतलब कि अभी हमारे पास सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ बैट आई है, हमें बॉल की भी निकालनी है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू हमने निकाली थी उसमें हम डाल देंगे। y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3800 माइनस में 7x डिवाइडेड बाय 6, सो y विल बी इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू में 500 डिवाइडेड बाय 6 एंड y इज इक्वल टू 3800 यहाँ पे एज इट इज, माइनस में 7 5 से कितना होता है 35, तो ये 3500 बन गया डिवाइडेड बाय 6, सो y इज इक्वल टू 3800 में से 3500 अगर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 6, एंड 35 पे जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 50, तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या थी x रुपीज, इट मीन्स इट इज रुपीज 500, एंड द कॉस्ट ऑफ
1 बॉल थी y रुपीज, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? It is one of the important part of this question. ठीक है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। देखो, टैक्सी के चार्जेस के बारे में इसने बताया हुआ है कि उसका एक फिक्स चार्ज तो है ही, लेकिन साथ में जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो उतना मतलब उसके पैसे अलग से लगेंगे। ठीक है, तो उसके जो चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्ज है जो आपको देना ही देना है, प्लस में जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको उसका एडिशनल चार्ज देना है। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने चार्ज हो गए, 2 चार्ज हो गए। अब उसके बाद अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपको 105 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और अगर आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं। आपको ये बताना है कि कितना फिक्स चार्ज होगा और कितना चार्ज पर किलोमीटर होगा, मतलब कि जो एडिशनल चार्ज लगा है, राइट। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये भी बताना है कि अगर आप 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये लास्ट का पार्ट है, पहले ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 चार्जेस की बात है तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, मतलब जो आपको देना ही देना है, उसमें आपके पास आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x, एंड लेट, और जितना आप ट्रेवल करोगे उसके लिए एडिशनल चार्ज जो होगा, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y। ठीक है, अब देखो, अगर हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो x तो हमें देना ही है, वो तो फिक्स्ड ही है, प्लस में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एडिशनल की कॉस्ट जो है वो ₹y है, तो कितना बन जाएगा 10y, और टोटल कितने पैसे दिए हैं उसने, ₹105। ठीक है, ये रुपीज आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस में 10y इज इक्वल टू 105। x यहाँ पे फिक्स चार्ज है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था और 1 किलोमीटर के लिए y था, तो 10 के लिए 10y हो गया इज इक्वल टू 105। सो सिमिलरली अगर आप सेकंड कंडीशन देखो, 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया, 155, मतलब कि x तो वो देगा ही, प्लस में 15 किलोमीटर ट्रेवल किया था तो 15 के लिए 15y हो गया, और टोटल उसने कितना दिया, 155। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो, फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, y की निकाल लेते हैं, यहाँ पे सॉरी x की निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y। अब हम इस वैल्यू को डालेंगे, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू 155 हो गया, राइट। अब देखो 105 तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये y वाली टर्म है और ये भी y वाली टर्म है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 105 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 15 में से 10 गया, कितना बच गया, 5y, और साइन बड़े वाले का तो प्लस का लगा दिया, इज इक्वल टू 155। अब कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, 5y यहीं पे, 155 में से हम माइनस करेंगे 105, सो 5y विल बी इक्वल टू 155 में से अगर 105 जाएगा तो ये आपके पास बच जाएगा 50 के इक्वल। ठीक है, 5y इज इक्वल टू 50 एंड y विल बी इक्वल टू 50 अपॉन में 5, कितना आ गया, 10 आ गया। सो y इज इक्वल टू 10, मतलब कि एडिशनल चार्ज जो है, मतलब कि जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे 10 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग करोगे। अब इस y की वैल्यू को हम डालेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y।
105 माइनस में 10y, ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, x की वैल्यू थी। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पुट करेंगे जो अभी हमने निकाला है, पुट y इज इक्वल टू 10, 105 माइनस में 10 इंटू में 10, सो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 100, दैट इज x इज इक्वल टू 5। फिक्स चार्ज आपके पास आ गया और ये था एडिशनल चार्ज। देयरफॉर फिक्स चार्ज मतलब आपको 5 रुपीज तो देने ही देने हैं, और साथ में जितना भी ट्रेवल करोगे उसके लिए जो एडिशनल चार्ज है पर किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू ₹10। ये हो गया आपके पास फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 5/6. You have to find the fraction. हमें एक फ्रैक्शन निकालना है तो हम फ्रैक्शन को ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। सो लेट फ्रैक्शन बी इक्वल टू x अपॉन में y, ठीक है, वेयर x इज द न्यूमरेटर, y इज द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 के इक्वल है अगर हम 2 को ऐड कर दें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। जो न्यूमरेटर था इसमें 2 ऐड करना है तो कितना बन जाएगा, x प्लस में 2, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है मतलब कि y प्लस 2। तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल आता है, 9/11 के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ से हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड कंडीशन को भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, if 3 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 5/6. अगर हमने 3 को ऐड किया तो फ्रैक्शन 5/6 बनेगा, मतलब x प्लस में 3 अपॉन में y प्लस में 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6, ठीक है। अब देखो इनसे इक्वेशन बनाएंगे तो हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इससे इक्वेशन बनाएंगे। x प्लस में 2, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2। x को 11 से भी करेंगे और 2 को भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट की हर एक टर्म को। सो ये बन जाएगा 11x प्लस में 2 इंटू में 11, दैट इज 22 इज इक्वल टू 9y प्लस में 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 11x प्लस में 22, इन टर्म्स को भी यहाँ ले आओ, माइनस में 9y माइनस में 18 इज इक्वल टू 0 एंड 11x। अब y वाली टर्म को लिख लो, 22 में से 18 जाएगा तो प्लस का 4 बनेगा, वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, -4 हो गया, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन को हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे भी हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस में 3 से इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 से। सो 6x मल्टीप्लाइड बाय 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय y 5y एंड प्लस में 5 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू 15। सो 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू, इस 18 को वहां लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा 15 माइनस 18। सो 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -3। ये हो गई है आपके पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इनको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ दोनों इक्वेशंस को। ये दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ से हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम इस वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से y की निकाल लेते हैं, माइनस में 5y यहीं पे रहेगा, इस x को वहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस में 3 तो ऑलरेडी था, ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, मतलब कि माइनस का 6x। सो नाउ y विल बी इक्वल टू -3 माइनस में 6x डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है -3 माइनस में 6x, इन दोनों में माइनस है तो माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा 3 प्लस में 6x, ठीक है। माइनस को कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गए और नीचे था -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल,
y की वैल्यू कितनी आ गई 6x प्लस में 3 अपॉन में 5 भी था यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को डालेंगे इन दिस फर्स्ट इक्वेशन। सो 11x माइनस में 9 इंटू में 6x प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल टू -4, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप साथ के साथ सॉल्व करते रहोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं आप ज़रूर इसमें अटक सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। ये वन टाइम में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 11x माइनस में 9 इंटू में 6, 9 6 ये हो जाएगा आपके पास 54, तो पहले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 54x, फिर माइनस के 9 को प्लस के 3 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 27, या फिर आप इसमें एक काम कर सकते हो, अभी इस माइनस को एज इट रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अभी हमने सिर्फ इस 9 को पहले 6x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से भी कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में 4 आ गया। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। 11x के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 1। एलसीएम 1 और 5 का कितना आएगा 5 ही आएगा। सो 5 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी इक्वल टू 5, ये बन जाएगा 55x माइनस में ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, तो मैं इनके साइन चेंज कर रही हूँ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ठीक है। तो 54 भी नेगेटिव बन जाएगा और ये वाली टर्म भी नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू -4। नाउ 55x माइनस में 54x, ये कितना बच गया ओनली 1x माइनस में 27 इज इक्वल टू, ये 5 वहां पे जाएगा तो 5 इंटू में -4 -20 बन जाएगा। x इज इक्वल टू -20, ये 27 वहां जाएगा तो प्लस का बनेगा +27। सो x इज इक्वल टू 27 में से 20 गया, कितना बच गया 7 बच गया, राइट। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम डाल देंगे यहाँ पे। सो y इज इक्वल टू 6 इंटू में 7 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 5. So y is equal to 7 6 that is equal to 42 and plus में 3 upon में 5. So 45 upon में 5 ये कितना आ गया 9 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। तो जो आपके पास फ्रैक्शन पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में, आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो फ्रैक्शन वॉज x बाय y। x की वैल्यू कितनी है, सॉरी 7 है, ये 7 अपॉन में 9, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। 6th पार्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times than that of his son. What are their present ages? इसमें जेकॉब की और उसके सन की एज की बात हुई है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें इन दोनों की एज निकालनी है, तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं लेट द जैकॉब्स एज बी x years, ठीक है, उसकी एज हमने मान ली x years एंड लेट द जैकॉब्स और उसके सन की एज हम मान लेते हैं y years। राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 years hence, hence का मतलब क्या होता है आफ्टर, ठीक है। अगर हम 5 years बाद की बात करें 5 years hence लिख लो या फिर 5 years आफ्टर लिख लो। द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इसमें कंडीशन को लगाने से पहले देखो, अगर अभी करंट एज जेकॉब की x years है, ठीक है, तो उसकी 5 साल बाद की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी x प्लस में 5 years हो जाएगी, ठीक है, उसमें 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली जो जेकॉब के सन की एज 5 साल बाद वो कितनी हो जाएगी y प्लस में 5 years हो जाएगी। एंड कंडीशन है कि जो जेकॉब की एज है 5 साल बाद की वो उसके सन के 3 टाइम्स है, मतलब कि ये जो x प्लस 5 ये जो जेकॉब की एज थी ये इसकी बेटे की एज की 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ y प्लस में 5, ठीक है। होपफुली आई एम क्लियर। जेकॉब की एज 5 साल बाद की 3 टाइम्स है अपने सन की एज के, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू में y प्लस
5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y प्लस में 15, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस में 3y इज इक्वल टू 15 माइनस में 5, सो x माइनस में 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन। अब हमें दूसरी इक्वेशन भी निकालनी है, तो दूसरी में देखो 5 years ago, अगो का मतलब क्या होता है कि पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकेंड कंडीशन के लिए लिख रहे हैं 5 years ago। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो अगर उसकी करंट एज जेकॉब की x है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। x माइनस में 5 years होगी। और अगर हम उसके सन की एज की बात करें, जेकॉब सन, वो 5 साल पहले कितने ईयर्स का होगा, y माइनस में 5 ईयर्स का हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जेकॉब्स एज वॉज 7 टाइम्स देन दैट ऑफ हिज सन। इसकी जो जेकॉब की एज ये थी, मतलब x माइनस 5, ये अपने सन की एज के 7 टाइम्स थी, मतलब कि 7 इंटू में y माइनस 5, राइट। यहाँ से भी ऐसे इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस में 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 ज़ा 35, सो x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 35 एज इट इज, ये 5 वहाँ जाएगा, प्लस का बन जाएगा। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 में से 35 जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस 30। ये आ गई आपके पास दोनों इक्वेशंस। अब हम करेंगे इनको सॉल्व। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहे हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं x की। x विल बी इक्वल टू 10 प्लस में 3y, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। x की जगह पे क्या रखेंगे, 10 प्लस में 3y, ये माइनस का 7y एज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30, ठीक है। सो 10 एज इट इज, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 4y आ जाएगा और साइन बड़े वाले का मतलब कि माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30, राइट। अब वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और ये कांस्टेंट टर्म को वहां लेके जाएंगे। तो माइनस 30 यहाँ पे एज इट इज था, ये 10 वहां पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। सो माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, साइन बड़े वाले का आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y विल बी इक्वल टू 40/4, कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो y आपके पास आ गया 10 के इक्वल, राइट। अब ये y की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो x भी आ जाएगा। y इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू में 10 विच इज इक्वल टू 10 प्लस में 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई उनकी एजेस। जेकॉब की जो एज थी, प्रेजेंट एज, वो कितनी थी, x ईयर्स थी, मतलब कि 40 ईयर्स। और जो जेकॉब के सन की एज होगी वो कितनी थी, y ईयर्स, मतलब कि 10 ईयर्स। ये है उनकी रिक्वायर्ड एजेस एंड ये एक्सरसाइज होगी है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।